हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सौम्या एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश ओवर चाय। थैंक यू सो मच आज इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। आज का ये जो वीडियो है ये सीबीएसई बोर्ड के जो हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ये जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है इंग्लिश की सीबीएसई की, उसका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसका पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 जो था वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज ये जो वीडियो है इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर था आपका लॉस्ट स्प्रिंग, काफ़ी लेंदी चैप्टर था, काफ़ी लंबा था, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 अलग-अलग वीडियोस बना दिए हैं। सो आज ये हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में साहिब नाम का एक रैग पिकर लड़का था, उसके बारे में वो कहानी थी। आज जो है ये मुकेश नाम का एक बच्चा है, उसकी स्टोरी है। सो अगेन द ऑथर इज द सेम, अनीस जंग ने ये स्टोरी लिखी है। और हमने पहले ही ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो पार्ट 1 था, कि ये सोशल ईवल्स या जो सोशल इश्यूज होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर बात करती है। तो वो कहानी जो थी वो एक कूड़ा बीनने वाले समाज और उनके जो कम्युनिटी के लोग थे, वो लोग किस तरह से बेचारे सफ़र करते हैं उसके बारे में है। और आज ये जो मुकेश की कहानी है ये किस बारे में है, ये समाज की कौन सी बुराई या इनइक्वालिटी के बारे में है, आज हम इसको आगे इस चैप्टर में जानेंगे। आज जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले वही चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ऑथर के बारे में, अनीस जंग के बारे में आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने वहाँ ऑलरेडी दे दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उसे। उसके बाद वन लाइनर्स, जो 10 क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो इसमें होते हैं। एक लाइन के आंसर्स या 1 वर्ड 2 वर्ड के भी आंसर्स हो सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या आपकी एक याद रखने के लिए कि आपको याद रहे, मेमोराइज रहे, उसके लिए 10 छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो 10 में से आप कितने क्वेश्चंस को ठीक से आंसर कर पा रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये आपके खुद के इवैल्यूएशन के लिए है। और लास्ट में ग्लॉसरी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो भी चैप्टर में जो मुझे लगे थे कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, तो एक कलेक्शन के फॉर्म में, ग्लॉसरी के फॉर्म में लास्ट में वीडियो में मैंने उसको दे दिया है। बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश, उसकी उसकी जो मीनिंग्स हैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है। और साथ में उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो भी वहाँ पे दिया है। सो ऑल दीज थिंग्स आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम वेरी होपफुल, आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ और भी आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ और भी आपको पूछना हो, तो आप मुझसे मेल करके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन की है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। So without wasting any further time, let's begin with the chapter explanation today. I want to drive a car. अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये किसी ने बोला है कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई डोंट नो किसने बोला है। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब ये जो लाइन है ये मुकेश नाम के एक लड़के ने बोली है, और वो जो है वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। बीइंग हिज ओन मास्टर का मतलब है कि वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, अपनी मर्जी का काम करना चाहता है। फर्दर वो क्या कहता है, अनाउंस करते हुए तरीके, यानी कि घोषणा जैसे करते हैं ना, उस तरह से बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यानी कि पहले उसने कहा कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, और उसका सपना क्या है कि वो एक मोटर मैकेनिक या कार रिपेयर करने वाला मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब ये जो आई वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, आई आस्क, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे ऑथर जो है अनीस जंग, ये जो आई वर्ड है, ये पूरा जो स्टोरी है, दोनों ही पार्ट्स जो हैं स्टोरी के, अलग अलग स्टोरीज हैं, ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई हैं। तो अनीस जंग ने अपने आप को रेफर करते हुए लिखी है। तो यहाँ पे अनीस जंग, जो आई वर्ड है, ये अनीस जंग अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और वो कहती है कि मैंने पूछा मुकेश से कि क्या तुम्हें कार के बारे में कोई जानकारी है, तुम कुछ जानते हो कार्स के बारे में। I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. तो इस पे वो जो मुकेश है, जो बच्चा है, वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा।
एंड लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो बिल्कुल जो ऑथर है, जो अनीस जंग है, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के ये बात कहता है, विच शोज कि मुकेश जो है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चा है, बहुत ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और वो वो आगे जा करके, यानी कि वो बड़ा होकर के मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना चाहता है। उसको कार्स के बारे में भले ही कोई आइडिया नहीं है, कार चलाना भी नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन है, वो इतना दृढ़ निश्चयी है कि वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. उसके जो सपने हैं, ये लाइंस बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। लूम्स का पहले, सबसे पहले मतलब समझ लीजिए। लूम का मतलब होता है बहुत ही अस्पष्ट आकार के रूप में दिखाई देना, यहाँ पे लिखा है, विच मीन्स वेरी अनक्लियर, कोई ऐसी पिक्चर या कुछ ऐसी चीज जो बहुत ही धुंधली हो। ठीक है। मिराज जो होता है वो इस तरह से आप देख सकते हैं इस इमेज में, कि जैसे आप हाईवे पे कभी कभी जब बाय रोड जब आप ट्रेवल करते हैं कार से, या बाइक या बस, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी व्हीकल से, तो आप देखते होंगे कि आगे जब रास्ता खाली होता है, आगे की तरफ आपको लगता है इस तरह का कुछ सीन आपको दिखता है, कि आपको लगता है आगे पानी पड़ा हुआ है। पर जब आप धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, पानी नहीं था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, यानी कि एक सिर्फ भ्रम था। ठीक है। और यही सेम चीज रेगिस्तान में भी होती है, डेजर्ट वगैरह में भी यही सेम चीज होती है, कि वहां पे जब चलते चलते रेगिस्तान में ऐसा लगता है जैसे कोई ओएसिस है, ऐसा लगता है पानी है वहां पे, पानी का कोई तालाब है या एक छोटी सी वाटर बॉडी है, लेकिन जब उसके पास में पहुंचते हैं तो लगता है कि वो एक इल्यूजन था, कि वो एक भ्रम हुआ था हमारी आंखों को, कि हमें लगा था पानी है। उसको हम हिंदी में मृग तृष्णा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको मिराज बोलते हैं। तो उसके जो सपना था, उसके जो सपने थे, या जो इसका ये मोटर मैकेनिक या कार मैकेनिक का बनने का जो सपना था, ये भी एक मिराज की तरह था। यानी कि ये भी दूर से देखने में अचीवेबल लगता था कि हाँ, हम पा जाएंगे इस चीज को। जैसे हमको लगता है ना कि दूर दिखता है कि पानी पड़ा हुआ है, तो हम अभी जाएंगे चल के और पानी मिल जाएगा हमें, लेकिन पानी वहां होता ही नहीं है। उसी तरह से उसके जो सपने थे वो भी मिराज की तरह थे, एक मृग तृष्णा थे, एक इल्यूजन, भ्रम था, जो कि बहुत ही धुंधला धुंधला सा था। तो उसके जो सपने थे वो भी वैसे ही धुंधले थे, वो भी वैसे ही झूठे थे। झूठा नहीं कह सकते, मतलब ये कहना चाहिए कि वो भी उसी तरह से मुश्किल थे, जैसा कि एक मिराज होता है, जिसकी देखने में कुछ और एक्चुअल में जो रियलिटी है वो कुछ और होती है। और ये जो उसके सपने थे वो किस तरह से धुंधले थे, या किस तरह से धुएं वाले थे, वैसा ही धुआं था, वैसा ही धुंधला था, जैसे कि उसका शहर फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स होती हैं। यानी कि जो फिरोजाबाद नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ यूपी, और वो अपनी फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वो चूड़ियों के लिए जो बहुत माना जाता है, मतलब वहाँ की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। और वो हब है, या एक सेंटर है ग्लास इंडस्ट्री का, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का। तो जो मुकेश है वो फिरोजाबाद नाम की इस जगह में रहता है। तो उसका जो सपना है उसी तरह से अस्पष्ट या अनक्लियर है, जैसे कि फिरोजाबाद की जो सड़कें हैं वो हैं। यानी कि फिरोजाबाद की सड़कें क्यों धुंधली या क्यों अनक्लियर है, क्योंकि इतना पोल्यूशन है फिरोजाबाद में, बिकॉज ऑफ दिस ग्लास या बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज की वजह से। पूरा हब है, वहां पे ग्लास के कारखाने हैं, चूड़ियां, बैंगल्स वहां पे बनती हैं, तो उसकी वजह से चिमनी से जो बहुत धुआं निकलता है, एंड इट इज वेरी वेरी पोल्यूटेड सिटी। तो उसकी स्ट्रीट्स, जो फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स हैं जो धुंधली हैं, धुएं से भरी हुई हैं, उसको कंपेयर किया गया है उसके सपनों से, कि बिल्कुल एग्जैक्टली ही जैसे वो स्ट्रीट्स हैं वैसे ही उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो भी उतना ही धुंधला है। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब ये आगे हमें फर्दर पता चलता है कि हर दूसरी फैमिली जो है, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, उसी में एंगेज है। यानी कि हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का काम करता है। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो कांच की इंडस्ट्री है,
उसका हब, उसका सेंटर है फिरोजाबाद। और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो परिवार हैं, जो फैमिलीज हैं, उन्होंने जनरेशन स्पेंड कर दिए हैं, यानी कि पीढ़ियों से वो ये काम करते आ रहे हैं बैंगल्स बनाने का। और वो कहाँ काम करते हैं? दे आर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। फर्नेस इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ये एक प्लेस है जो बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अंधेरा होता है, बहुत छोटा सा रूम टाइप का होता है। और उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि चूड़ी बनाने के लिए, उसको गोल आकार देने के लिए, या ग्लास की कोई चीज बनाने के लिए उसको हाई टेम्परेचर्स पे रखना पड़ता है, बहुत सारा हीट पे रखना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे एकदम अंधेरे वाले कमरे होते हैं, इसमें बहुत हाई टेम्परेचर, जानबूझ के कमरे का जो टेम्परेचर उसको बढ़ाया जाता है, ताकि खूब हीट पैदा हो, उससे पिघला करके चूड़ी बन सके। उसको फर्नेस कहते हैं। इस तरह का आप देखिए कितना ये हॉट लावा जैसा है, इसी को ही पोर करके इसी से ही कांच बनता है। तो यहाँ पे जो परिवार थे, यहाँ के जो परिवार थे, उन्होंने पीढ़ियां, जनरेशन्स अपनी बिता दी थी ये फर्नेसेस में काम करने के लिए, जहाँ पे वो क्या करते थे, ग्लास को वेल्डिंग, उसकी वेल्डिंग करते थे, बैंगल्स बनाते थे। और ऐसा लगता था, इट सीम्स, कि पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके लिए यही लोग आज ही बैंगल्स बना देंगे, यहीं पे ही बैंगल्स बनती हैं। सो इट इट सीम्स लाइक दैट, इतनी तादाद में, इतनी क्वांटिटी में यहाँ पे चूड़ियां बनती थी। Mukesh's family is among them. None of them know that it was illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog through daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब ये जो मुकेश, जो बच्चा है, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसका परिवार भी उन्हीं फैमिलीज में से एक है। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि जो मुकेश जैसे बच्चे हैं, ये उनके लिए ये जो ग्लास फर्नेसेस में, ये जो अंधेरे गुफाओं में, कोठरी जैसे कमरों में जो लोग काम करते हैं, ये काम करना बिल्कुल ही इलीगल है, गैर कानूनी है। क्योंकि ये जो फर्नेसेस होते हैं, इनमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत ज्यादा हीट पैदा की जाती है इन कमरों में। डिंजी सेल्स होते हैं। डिंजी का मतलब हुआ बहुत ही गंदगी जहां पर हो, अंधेरापन या दीनहीनता, यानी कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, बहुत अंधेरा यहाँ पे होता है। सेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, जैसे जेल को भी आप सेल कह सकते हैं। सेल का मतलब वो बहुत छोटी सी एक एनक्लोज्ड सी, बंद बंद सी जगह, जहाँ पे लोग बैठ करके, कई सारे लोग बैठ करके काम कर सके। तो ये जो डिंजी सेल्स हैं, ये छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे ना एयर है, ना लाइट है, कोई रोशनी नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है। और इतनी इतनी टेम्परेचर में इन फर्नेसेस में मुकेश और उसके जैसे जो बच्चे काम करते हैं, ये काम करना एकदम ही गैर कानूनी है उनके लिए, और ये बात उनको नहीं पता है। और ये फर्दर कहती हैं ऑथर कि अगर कानून इस पे लागू कर दिया गया, अगर लॉ एनफोर्स हो गई, तो वो जो जो मुकेश है, वो और उसके जैसे 20,000 बच्चे जो इन हॉट फर्नेसेस में अपने डे लाइट आवर्स को स्लॉग कर देते हैं। स्लॉग का मतलब हुआ बहुत मेहनत करना, गधा मजदूरी जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं। एकदम जैसे आप कहते हैं ना कभी कभी कि गधों की तरह काम करना, यानी कि बहुत मेहनत से, बहुत लगन से काम करना। तो अगर कानून जारी हो गया, तो जो इतनी मेहनत से, ये जो दिन के उजाले में ऐसे, मतलब बाहर रोशनी है पर इन बच्चों को अंधेरे में काम करना पड़ता है, तो ये बात अगर पता लग गई गवर्नमेंट को, या लॉ इस पे कोई लग गया, तो ये सारे बच्चे अलोंग विद मुकेश, इनको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। और इन डे लाइट्स के में काम करने की वजह से, ऐसे सेल्स में काम करने की वजह से, कभी कभी ये लोग अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं, यानी कि बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, clouded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब जब मे बी यहाँ पे लिखा है कि मुकेश की जो आंखें हैं वो एकदम से चमक गई थी, वो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गया था,
कब? जब मे बी ऑथर ने ही ये कहा होगा मुकेश से कि वो उसके घर जाना चाहती हैं, या मुकेश ने कहा हो, जो भी हो, पर आगे हमें ये पता चलता है कि मुकेश की आंखें बहुत ही चमक गई थी, आईज बीम मतलब बहुत ही खुशी से चमक जाना, एक्साइटमेंट से चमक गई थी, जब उसने खुद वॉलंटियर किया, उसने सामने से इस चीज को वो किया कि वो ऑथर को अपने घर ले जाना चाहता है, और उसने बहुत ही प्राउडली, बहुत ही गर्व से कहा कि उसका घर रीबिल्ट हो रहा है, यानी कि उसमें मरम्मत का काम चल रहा है, दोबारा से उस घर का रेनोवेशन या उसके वो वापस से सही कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं घर को। अब आगे फर्दर ऑथर क्या कहती हैं कि वो लोग पूरा वॉक डाउन करते, यानी कि पार करते हुए चले गए, कि कहाँ के थ्रू होते हुए वो गए, स्टिंकिंग लेन्स, यानी कि जो गली में मुकेश का घर था, तो जैसे आपने देखा होगा, कभी आप गए हो अगर, गलियों गलियों से होते हुए, तो बहुत ही स्टिंकिंग लेन्स थे, यानी कि जो लेन्स थे, जो गलियां थी मुकेश के घर की तरफ जो जा रही थी, उनमें बहुत ज्यादा स्टिंक कर रही थी, बहुत ज्यादा वहां से बदबू आ रही थी। क्यों? क्योंकि देवर चोक्ड विद गार्बेज, जो उनकी ड्रेनेज थी या वहां पे जो लेन्स वगैरह थी, उसमें सब पे कूड़े से वो चोक हो गई थी, जाम हो गई थी, जो नालियां थी वहां की, पूरे में गंदगी थी, कूड़ा था, और पूरी जो गलियां थी वो स्टिंक कर रही थी, बुरी तरह से महक रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स, हॉवल्स इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपने देखा होगा, ये जो थोड़ा सा झोपड़ी सा स्ट्रक्चर होता है, या आप कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा, बहुत ही पुअरली बिल्ट जो हाउस होता है, कि आपको देखने से पता चले कि हाँ भाई, एक कोई गरीब इंसान इसमें रहता है, तो इस तरह के घर को हॉवल कहते हैं। क्रम्बलिंग का मतलब होता है इस तरह के, आपने देखा होगा, बहुत ही कमजोर सी दीवार की एकदम हाथ लगा दो तो टूट के बिखर जाएगी, तो इस तरह की जर्जर दीवारें जिनको हम कहते हैं, उस तरह की दीवारें थी। तो वो लोग ऐसी गलियों से होते हुए, स्टिंकिंग लेन से होते हुए गुजरे, जहाँ जो गार्बेज जिसमें भरा हुआ था, ऐसे घरों से होते हुए गुजरे, जो कि हॉवल्स थे, मतलब इस तरह के घर थे, पुअरली बिल्ट घर थे, और उनकी जो दीवारें थी वो इस तरह की जर्जर टूटी फूटी सी दीवारें थी। वॉबली डोर्स, जो उन घरों के दरवाजे थे वो वॉबली थे, वॉबल कर रहे थे, वॉबल मतलब डिसबैलेंस होना, यानी कि दरवाजे टूटे हुए थे और हिल रहे थे टूटने की वजह से, बिल्कुल बैलेंस्ड या एकदम स्टिक नहीं थे, टूटे फूटे से थे, और कभी भी ऐसा लगता था जैसे उखड़ जाएंगे, उनको हम वॉबली डोर्स कहते हैं। कोई विंडो नहीं थी घर में, पूरे क्राउडेड थे, यानी कि एकदम भीड़ की तरह जम, मतलब जैसे काफी सारे लोग एक साथ रहते थे, पूरा क्राउडेड हो चुका था। और किन किन लोगों की फैमिली से, जो ह्यूमंस और एनिमल्स, यानी कि जानवर और इंसान एक साथ, उनकी फैमिलीज से भीड़ जैसे वो भरे हुए थे घर, एक जैसे कि वो कोई प्राइमेवियल स्टेट में रह रहे हो। प्राइमेवियल मतलब होता है प्राचीन, कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि एकदम बहुत ही बुरी हालत में, बहुत ही खराब कंडीशन में जानवरों की और इंसानों की फैमिलीज एक साथ वहां पे क्राउडेड होकर के रह रही थी। तो कितनी मुश्किल से, कितना मुश्किल हालातों में या किस तरीके की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं, वन कैन इमेजिन दैट। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब वो ऐसे ही पार करते हुए, ये सब गलियां और ये सब घर देखते हुए, पार करते हुए, वो एक ऐसे ही इसी तरह का घर था, उसके घर के दरवाजे पे जाके रुक गया। उसने वो जो उसका जो घर का दरवाजा था, वो बताया गया है कि वॉबली आयरन डोर था, यानी कि जो दरवाजा था वो लोहे का था और बहुत ही वॉबल कर रहा था, यानी कि हिल रहा था। ओके, बहुत ही वॉबली सा आयरन डोर था, उसको अपने पैर से उसने ऐसे बैंग किया, यानी कि उसको खटखटाया, और उसके बाद उसको धक्का देकर के खोल दिया उस दरवाजे को। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। शैक जो होता है वो भी इस तरह का हट होता है, बहुत ही सिंपल सा, छोटा सा, और पुअरली बिल्ट, अगेन पुअरली बिल्ट हाउस या हट, हम उसको हॉवल भी कह सकते हैं, शैक भी कह सकते हैं, इसी तरह का उसका भी घर था। और हाफ बिल्ट था, यानी कि वो उसने बताया था कि रीबिल्ट हो रहा है, तो आधा बना हुआ था। एक जो पार्ट था उसके शैक का, उसके घर का, इट वॉज थैच्ड विद डेड ग्रास। थैच का मतलब होता है, इस तरह का आप स्ट्रक्चर देखिए, कि जो ड्राइड वेजिटेशन या डेड वेजिटेशन से बना होता है, जैसे कि मरी हुई घास, या जो एकदम पीली, आपने देखी होगी ना, जो घास एकदम भूसा हो जाती है, या बिल्कुल भी जिंदा घास नहीं होती है, एकदम खराब सी पीली पड़ जाती है जो घास, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेड ग्रास। तो थैच्ड का मतलब होता है ऐसी रूफ बनाना
या कि अपनी छत को ऐसे कवर करना जो किसी मरी हुई प्लांट से बना हो, जैसे कि कोई ड्राइड वेजिटेशन से, मरे हुए पेड़ पौधों से जब हम कोई उसको इकट्ठा करके उसका का कवर बनाते हैं, उसका छत बनाते हैं, उसको थैच्ड कहते हैं। तो वो किस चीज से थैच्ड था? वो डेड ग्रास से थैच्ड था, यानी कि सूखी घास एकदम जो थी उससे वो बना हुआ था। और वो एग्जैक्टली मे बी इसी तरह का स्ट्रक्चर रहा होगा। और वहां पर क्या थी उस जगह पर, उस पार्ट में एक फायरवुड स्टोव रखा था। फायरवुड स्टोव का मतलब होता है सिंपल भाषा में चूल्हा। चूल्हा वर्ड आपने सुना होगा, लकड़ी का। जिनके घरों में बहुत ही आज भी ऐसी फैमिलीज होती हैं, गरीब फैमिलीज, जहाँ पे गैस का कनेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, लकड़ी जला करके और चूल्हा बना करके उस पे खाना पकाते हैं। तो उसी को यहाँ पे फायर स्टोव इंग्लिश में बोला गया है। तो वहां पे एक फायरवुड स्टोव रखा था, एक चूल्हा रखा था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था, एक लार्ज वेसल था, और उसमें स्पिनच लीव्स यानी कि पालक के पत्ते सिजल हो रहे थे। सिजल का मतलब है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई सब्जी अगर आप खाना बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी सब्जी वगैरह या कोई चीज छौंकते हैं, तो उसमें तेल में जब वो सब्जी पड़ जाती है तो उसकी एक साउंड आता है। वो जो साउंड है उसको सिजलिंग साउंड या सिजल साउंड यहाँ पे कहा गया है। तो चूंकि वहां पे उसमें कढ़ाई में मे बी पालक की सब्जी बन रही होगी, तो उसकी जो पालक की सब्जी को छौंका गया था, तो उसके छौंक की आवाज आ रही थी। वो जो छौंकने का साउंड होता है वो आ रहा था। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables। और जमीन पे वहां पे बड़े बड़े एल्यूमिनियम के प्लेटर्स रखे हुए थे। प्लेटर्स मतलब इस तरह का प्लेट्स थी, और उसमें और भी कटी हुई सब्जियां रखी थी जो वो मे बी खाना बनाने में यूज होने वाली थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मतलब बहुत ही कमजोर सा, दुर्बल सा, पतला दुबला, इस तरह से एक यंग वुमन थी, एक लड़की थी, युवा लड़की थी। और वो पूरे फैमिली के लिए इवनिंग मील कुक कर रही थी। इवनिंग मील मतलब डिनर कुक कर रही थी पूरे अपने परिवार के लिए। थ्रू eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother। अब उसकी जो आंखें थी वो पूरी तरह से धुएं से भरी हुई थी, तब फिर भी वो स्माइल करती है ऑथर और मुकेश को देख करके। क्यों धुएं से भरी हुई थी? क्योंकि चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, और वो धुआं जो होता है उसको फूक फूक के, अब उसका टेम्परेचर कम कर करके तब जाके खाना बनता है। और कई बार वो आंखों में इतना ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसकी भी आंखें धुएं से ही भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। और वो जो यंग वुमन थी वो कौन थी? वो मुकेश जो था उसके बड़े भाई की वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter in law of the house, already in charge of three men, her husband Mukesh and their father। अब वो उम्र उसकी बहुत ज्यादा नहीं थी, वो बहुत कम उम्र की लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने उस घर में एक रिस्पेक्ट अर्न करनी शुरू कर दी थी। उसको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई थी। और वो रिस्पेक्ट किस किस चीज की थी? कि वो भले ही उसकी उम्र कम थी, लेकिन वो बहू थी। वो उस घर की डॉटर इन लॉ यानी कि बहू थी, और जो ऑलरेडी इंचार्ज थी तीन मेन उस फैमिली में। उसके अलावा तीन मेन और थे, उसका खुद का हस्बैंड मुकेश, और उनके फादर यानी कि उस लड़की के ससुर। तो ये उस लड़की के अलावा वो अकेली वुमन थी उस घर में, और उसके अलावा ये तीन लोग और साथ में थे। मे बी और भी वुमन होगी, मुकेश की दादी वगैरह भी थी। बट वो जो थी वो गृहस्थी संभाल रही थी, घर संभाल रही थी, इसलिए वो इन तीन लोगों की इंचार्ज थी। यानी कि वो लोग बैंगल्स बनाते थे, लेकिन उसके अलावा उनके खाना पीना, पूरा घर का देखना, उनको उनकी टेक केयर करना, हर चीज का जिम्मा जो था वो उनके घर की बहू पे था, यानी कि उस यंग वुमन पे था। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। तो जब ओल्ड मैन यानी कि जो मुकेश के फादर हैं, उस लड़की के जो ससुर थे, वो जैसे ही एंटर करते हैं, तो वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे चुपचाप उठ करके, बहुत ही जेंटली उठ करके वहां पीछे चली जाती है। और जो उसका वेल होता है, वेल मतलब घूंघट, घूंघट को और ज्यादा अपने चेहरे पर नीचे कर लेती है। ये एक कस्टम है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और वो ऐसा क्यों करती है? क्यों घूंघट और ज्यादा कर लेती है अपने फादर इन लॉ के सामने? क्योंकि ये एक कस्टम, एक ट्रेडिशन है जो कि फॉलो होता है कि जो डॉटर इन लॉज हैं, जो बहुएं होती हैं,
वो मेल एल्डर्स के सामने या जो उनके बड़े लोग होते हैं, जैसे उसके फादर इन लॉ हो गए या ब्रदर इन लॉ बड़े हो गए, उन सारे मेल एल्डर्स के सामने वो अपना चेहरे पर घूंघट करे। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। और इस केस में, अब मुकेश के केस में क्या था कि वो जो एल्डर था, यानी कि उस लड़की का जो ससुर थे, जो मुकेश के फादर थे, वो एक इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है बहुत ही कुपोषित होना, यानी कि मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होना। तो कुपोषित कौन होता है? जिसको पेट भर के या जितना उसको खाना खाना चाहिए या जितना खाना मिलना चाहिए उससे कम खाना अगर खाना पड़े तो धीरे धीरे मैल न्यूट्रिशन हो जाता है बॉडी में, और बॉडी जो होती है वो वीक होने लगती है, एकदम दुबला पतला इंसान हो जाता है। तो वो भी इम्पोवरिश्ड थे, एक कुपोषित से बैंगल मेकर थे। और इस वो जो एल्डर थे, यानी कि उस लड़की के जो ससुर थे। तो मुकेश की फैमिली में भी हमें पता है बैंगल मेकिंग का ही काम होता था। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो मुकेश के फादर के बारे में हो रही है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a mangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. अब इतने सारे सालों तक हार्ड लेबर मेहनत करने के बाद भी इतना इतना काम एक बैंगल मेकर जो वो थे, तो बैंगल मेकिंग का बहुत ही, एक तो रिस्की काम है और बहुत ही मेहनत का काम है। तो इतने सालों तक हार्ड लेबर करने के बाद भी पहले उन्होंने कैसे काम किया? तो पहले मुकेश के फादर ने एज अ टेलर वो जॉब किया, उसके बाद वो एक बैंगल मेकर बन गए थे, एक चूड़ी बनाने वाले बन गए थे। और इतने सालों तक इस तरह से काम करने के बाद भी वो फेल हो गए थे अपना घर रेनोवेट कराने में, यानी कि वो अपना घर ठीक से, जो वो जर्जर हालत हो रही थी उसके घर की, उनके घर की, उसको उसकी मरम्मत कराना, उसको सही करवाने में असमर्थ थे, फेल हो गए थे। और किस चीज में फेल हुए थे? अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में। यानी कि इतने साल तक काम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उनको इतना भी पैसा नहीं बच पाया था कि वो अपने बेटे को स्कूल भेज सके या अपनी घर की मरम्मत करा सके। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। जो कुछ भी उनके बस में था, जितना वो कर पाए, वो ये था कि जो उनको काम पता था वो उन्होंने अपने बेटे को सिखा दिया। और वो काम क्या था? चूड़ी बनाने की कला, चूड़ी बनाने की आर्ट। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of the bangles. अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं, जो उसकी दादी हैं, वो इस पे मे बी जो ऑथर हैं उन्होंने इनसे बात की होगी उसके ग्रैंड मदर से, तो वो कहते हैं कि ये उसका कर्म है, यानी कि ये उसका कर्म है, उसका ये भाग्य है, ये उसकी डेस्टिनी है कि अब उसको यही काम करना है। और वो जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने खुद अपने ही हस्बैंड को देखा था कि वो ये ग्लास बैंगल्स का काम करते करते उसके डस्ट से, उसके धूल से वो अंधे हो चुके थे। तो वो लोग भी सब मजबूर हैं ये काम करने को, क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है करने को। तो वो उस चीज को अपना डेस्टिनी, उसको अपनी डेस्टिनी समझते हैं, उनको लगता है कि ये उनका भाग्य है करना। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी एम्प्लाइज। तो वो आगे क्या कहती है कि ये एक गॉड गिवन लीनिएज है। लीनिएज का मतलब होता है कि कोई धरोहर, जैसे जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई चीज या कोई किसी फैमिली में कोई काम चलता आ रहा है, फिर उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को दिया, फिर उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिया। जैसे आपने जैसे इन्हीं का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो बैंगल मेकिंग है, ये लोग जनरेशन से यही काम करते आ रहे हैं। इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सब इनके यहाँ बैंगल मेकर्स थे। तो ये जो लीनिएज का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही चीज पास ऑन होना, चाहे वो कोई प्रोफेशनल काम हो या कोई और चीज, धरोहर जिसको कहते हैं। तो वो जो मुकेश की ग्रैंड मदर हैं, वो बोलती हैं कि ये गॉड गिवन, यानी कि ये भगवान की दी हुई लीनियज है, भगवान का दिया हुआ ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा हुआ बिजनेस है। तो ये कभी भगवान की दी हुई चीज कभी टूट सकती है, कभी ये ऐसा हो सकता है कि ये बीच में टूट जाए और हमारे यहाँ जो बैंगल मेकिंग का काम है कि कोई एक पीढ़ी बैंगल मेकिंग ना करके कुछ और करने लगे। तो ये ऐसा कहीं होता है कि भगवान की दी हुई चीज कहीं टूट जाए?
born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. अब चूंकि ये लोग जो हैं वो बैंगल मेकर्स की ही कास्ट में बॉर्न हुए हैं, बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं इसी फैमिली में, तो उनको कुछ नहीं आता, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स देखी हैं, अपने घर में बैंगल्स देखी हैं, यार्ड में, यानी यार्ड मतलब जो जो फैक्ट्रीज में जाते होंगे, जो बैकयार्ड होता है वहां पे, मतलब हर जगह घर, यार्ड, दूसरे घर, दूसरे यार्ड, हर एक स्ट्रीट जो है फिरोजाबाद की, हर एक गली में इन्होंने सिर्फ चूड़ियां देखी है और इन्हें सिर्फ चूड़ियां बनाना ही आता है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल। स्पाइरल जो होता है आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे आपको पिक्चर भी है, मैं आपको समझा दूंगी, बट इस तरह का जो जैसे जलेबी का शेप होता है ना, उस तरह का शेप होता है स्पाइरल का। तो इस तरह का स्पाइरल इसको कहते हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, आपने देखा होगा बैंगल्स जब लोग लगाते हैं तो इस शेप में, स्पाइरल के शेप में लगाते हैं और उसको बांध देते हैं धागे से, और वो सर्कल जैसा दिखता है। तो जो स्पाइरल है बैंगल के, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पाइरल्स बना बना के बैंगल्स को बांध करके, और उनमें किन कौन कौन से कलर की चूड़ियां होती, किस किस कलर की बैंगल्स होती हैं, सनी गोल्ड कलर की, पैडी ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक कलर, मतलब कोई जो भी आप इमेजिन कर सकिए, हर एक कलर जो रेनबो के 7 कलर्स में से निकल सकता है, यानी कि जो रेनबो के 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके कोई भी कलर निकाल लीजिए, जो भी कलर उसमें से पैदा हो सकता है, वो सारे कलर्स की चूड़ियां वहां पे मौजूद थी। और वो सारे कलर्स की जो चूड़ियां थी, दे लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स। अनकेम्प्ड का मतलब होता है इस तरह से फैला हुआ, मेसी सा। तो माउंट में यानी कि ढेरों ढेर, आप मतलब सोच लीजिए कोई कलर और वो कलर वहां पे हाजिर है। तो रेनबो के जितने भी कलर्स हैं, 7 कलर्स में से कोई भी कलर जो पैदा हो सकता है, आप कोई भी कलर इमेजिन कर लीजिए, वो सारे कलर की चूड़ियां स्पाइरल्स में ऐसे बंद बंद के, ऐसे ढेर में, एक पहाड़ जैसे ढेर में बहुत ही बेतरतीबी से, ऐसे मेसी से फैली रहती हैं पूरे यार्ड्स में, यानी कि जहाँ पे चूड़ी बनाने का काम होता है। और फिर वहां से वो चूड़ियां जो होती हैं, उनको 4 व्हील्ड हैंड कार्ट का मतलब होता है ठेला। आपने देखा होगा सब्जी वाला ठेला होता है, चूड़ी वाला भी ठेला होता है, लोग ठेले पे उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चूड़ियों को पाइल कर दिया जाता है, यानी कि ये जो ठेला है इसके ऊपर लाद दिया जाता है, और जो यंग मेन हैं, जो बैंगल मेकिंग फैमिलीज के जो यंग लड़के होते हैं, वो उसको धक्का देते हुए, यानी कि वो जो चूड़ी वाले होते हैं वो उसको पुश करते हुए, जो ये शांटी टाउन है, शांटी का मतलब हुआ बहुत ज्यादा, यू नो व्हाट टू से, बहुत ही गरीब सा, बहुत ही पुअरली काइंड ऑफ टाउन। तो ये जो शांति टाउन है फिरोजाबाद, बहुत ही जो पुअर टाउन है, इसकी छोट पतली पतली गलियों में ये इस ठेले को धक्का देते हुए जो यंग मैन है उसको बेचने के लिए निकलते हैं। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और dark hutments में, hutments का क्या मतलब हुआ? hutments का मतलब होता है आपका छोटे छोटे जो हट्स होती हैं, बहुत ही सिंपल सी जो छोटी छोटी झोपड़ियां होती हैं, ऐसे ही डार्क अंधेरी छोटी छोटी सी हट्स में, नेक्स्ट टू द लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल। फ्लिकरिंग का क्या मतलब होता है? फड़फड़ाना या हिलना। आपने देखा होगा कभी आप कैंडल जलाइए या दिया जलाइए, तो जिसकी लौ होती है, जब आप जला देते हैं उसको, तो उसकी लौ हल्की हल्की सी हिलती रहती है, फड़फड़ाती सी रहती है, हवा की वजह से या जिस भी रीजन से, उसको फ्लिकर करना कहते हैं। तो ये डार्क हटमेंट्स में, ये अंधेरी झोपड़ियों में जो ऑयल लैम्प्स हैं, ऑयल लैम्प्स मतलब आप लालटेन समझ सकते हैं, उसका जो उसकी ऐसी हिलती हुई लौ है, उसकी ऐसी फड़फड़ाती हुई लौ की जो लौ आ रही है, जो रोशनी आ रही है, वहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने फादर्स और मदर्स के साथ बैठते हैं, और वो ये जो कलर्ड ग्लास होता है, जो कांच होता है अलग अलग रंगों का, उसको सर्कल ऑफ बैंगल्स, यानी कि उससे उसको वेल्डिंग करके, उसको सही करके, और उसको बैंगल्स का शेप देने का काम करते हैं, उससे चूड़ियां बनाते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी जो आंखें हैं वो डार्क यानी कि अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हो गई हैं than the light outside.
बजाय जो रोशनी है बाहर उसके। यानी कि जो उनकी आंखें हैं, जैसे हम लोग को क्या होता है, हम लोग को उजाले में ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। हमें अगर कमरे में अंधेरा है और हमें कोई काम करना है, कुछ पढ़ाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लाइट ऑन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। बिकॉज हमारी जो आंखें हैं वो रोशनी में अच्छा काम करती हैं। लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये अंधेरे में हल्का सा बस ऑयल लैम्प जला करके उसी में ही इतना ज्यादा काम करने लगते हैं कि धीरे धीरे लाइट से ज्यादा आंखें इनकी डार्क में दिखती हैं। यानी कि अंधेरे में इनको ज्यादा अच्छा दिखता है कंपेयर टू लाइट आउटसाइड। तो धीरे धीरे करके इनकी आंखें ही वैसे एडजस्ट होने लगती हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही रीजन होता है क्योंकि ये अंधेरे में इतना ज्यादा काम करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर में, कि जब तक ये बच्चे, ये जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ये जब तक एडल्ट होते हैं, जब तक ये बड़े होते हैं, उसके बड़े होते होते वहां तक आते आते अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो देते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। सविता। अब यहाँ पर जो अनीस जंग है वो एक सविता नाम की लड़की के बारे में बता रही है। यानी कि मुकेश की एक अभी हम स्टोरी कर ही रहे हैं, बट सविता भी उनमें से एक बच्ची है जो वहाँ फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग फैमिली की एक बच्ची है। तो उसके बारे में भी एक काइंड ऑफ हमें उसकी भी स्टोरी बता रही है अनीस जंग। तो क्या बोल रही है ये कि सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस। ड्रैब का मतलब क्या होता है? ड्रैब मीन्स बहुत ही बेजान सा, या बहुत ही जिसका रंग उड़ चुका हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फीका रंग हो गया या रंग छूट गया इसका। तो वैसे ही एक यंग लड़की होती है, एक छोटी बच्ची होती है सविता, जो एक फीकी सी बहुत ही डल सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है, उसका रंग फेड हो चुका होता है। और वो एक एल्डरली वुमन, एक बड़ी उम्र की औरत की बगल में बैठी होती है, एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सोल्डर का मतलब होता है धातु जोड़ना, यानी कि मेटल को जोड़ना। जब कभी भी हमको चूड़ी बनानी है, ग्लास का कुछ बनाना है, तो उसको हाई टेम्परेचर पे करके, उसको वेल्डिंग करके हम तब उसका शेप देते हैं। तो वेल्डिंग करने को या मेटल को कैसे जुड़ता है, हीट दे करके उससे मेटल जुड़ता है। तो वो ये सब काम कर रही थी, ग्लास को जोड़ने का काम कर रही थी, उसको वेल्डिंग का काम कर रही थी, सोल्डर कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। टोंग्स ऑफ द अ मशीन का क्या मतलब हुआ? टोंग का मतलब क्या होता है? टोंग्स का सिंपल में आप समझ सकते हैं मीनिंग होता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि आप उससे किसी ऑब्जेक्ट को उठा सकें। तो उसके जो हाथ थे, उसकी जो उंगलियां थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मशीन के टोंग्स हो। आपने देखा होगा रोबोट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनमें आगे उंगली के शेप के कुछ स्ट्रक्चर लगे होते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को वो मशीन ऐसे करके उठा के ऐसे दूसरी जगह रख देती है। बहुत ही मैकेनिकली, बहुत ही रोबोटिक की तरीके से वो मशीन करती है। तो उसके भी हाथ एक रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह चल रहे थे, और वो अपने काम को बहुत ही, जैसे ऐसा लग रहा था बहुत सधा हुआ हाथ है, कि एकदम परफेक्टली जैसे होना चाहिए वैसे वो कर रही थी। तो इस पे वो कहती है अनीस जंग कि मैं ये सोच रही थी कि ये जो बच्ची है सविता, ये जो लगातार बैंगल बनाने में बिजी है, क्या इस बैंगल की सैंक्टिटी के बारे में ये कुछ जानती है? सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। यानी कि उस बैंगल, जो वो बैंगल बना रही हैं, उसकी पवित्रता के बारे में, कि वो क्यों बनती है बैंगल्स, या क्या होती है उसकी पवित्रता, इसके बारे में क्या ये बच्ची जानती होगी? अब वो फर्दर क्या कहती है? इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो इस पे वो बोलती हैं कि ये जो है चूड़ी जो होती है, वो एक इंडियन वुमेन, एक भारतीय नारी, जो भारतीय शादीशुदा महिला है, उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके सुहाग में के जो 16 श्रृंगार होते हैं, उसमें से एक ये चूड़ियां होती हैं। विच मीन्स कि एक मैरिड वुमन के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसको चूड़ियां वगैरह पहननी चाहिए, और ये मैरिज की ऑस्पिशियसनेस का साइन होता है। उसको शादी की शुभ, जैसे कहते हैं ना, उसको शुभ तरीके से देखने के काम आता है ये। तो ये जो बैंगल मेकिंग है, क्या सविता, इस बच्ची को पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या ये सुहाग की निशानी है? It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled into onto her wrists. ऑन टू हर रिस्ट्स। ओके, सो अब फर्दर इसी पे ही वो कहती हैं अनीस जंग कि एक दिन अचानक ऐसा आएगा जब उस पे ये डॉन होगा। डॉन मतलब उसको ज्ञान की ये रोशनी मिलेगी, यानी कि उसको सडनली एक दिन ये रियलाइज होगा कि कब रियलाइज होगा? जब उसके सिर पे, उसका सर ड्रेप होगा। ड्रेप का मतलब होता है सर पे ऐसे कवर होना, ठीक है, या सज करके होना, जैसे रेड वेल और घूंघट से।
कहने का मतलब है कि लाल कलर की जो चुनरी है या लाल कलर के दुपट्टे से जब उसके सर ढका होगा, कवर्ड होगा, जब उसके हाथों में मेहंदी रची होगी, जब वो लाल रंग की चूड़ियां रोल करते हुए उसकी कलाइयों में होंगी, उस दिन उसको इसके सुहाग की निशानी है चूड़ियां, उसके बारे में उसको पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि वो दिन होगा जिस दिन वो दुल्हन बनी होगी, जिस दिन वो ब्राइड होगी। लाइक द ओल्ड वुमन beside her who became one many years ago. So इस पे वो फर्दर कहती हैं कि जिस दिन, कहने का मतलब है जिस दिन वो दुल्हन बनेगी, जब उसके हाथों में मेहंदी रचेगी, चूड़ियां वो पहनेगी, सिर पे घूंघट होगा, लाल रंग की चुनरी ओढ़ी होगी, तब उसको अचानक से उस दिन इस बात का एहसास होगा कि ये चूड़ियों को सुहाग की निशानी कहा जाता है, और या फिर उस चूड़ियों की क्या सैंक्टिटी है, क्या पवित्रता है। और वो कहती है कि वो वैसी ही दुल्हन बनेगी जैसे कि ये जो ओल्ड वुमन जो उसके बगल में बैठी है, जो कई साल पहले ऑलरेडी दुल्हन बन चुकी है, जैसे वो बनी थी वैसे ही ये भी दुल्हन बनेगी, और जैसे इस औरत को पता है चूड़ी की इंपॉर्टेंस, वैसे ही उसे भी पता चलेगी। अब वो जो बूढ़ी औरत है उसका डिस्क्रिप्शन दे रही है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। वो जो बूढ़ी औरत है उसकी जो कलाइयां हैं उसमें चूड़ियां अभी भी हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है, यानी कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल बुझी हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे मजबूरी में बस ये काम किसी तरह उसको करना ही करना है। तो वो आगे फर्दर क्या बोलती है, वो जो बूढ़ी औरत है, एल्डरली वुमन, कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड मतलब किसी चीज की कमी होना, जॉय की से उसकी मतलब उसकी आवाज ऐसी थी जिसमें कोई खुशी नाम की, ऐसा लग रहा था जैसे खुशी किसी ने चूस ली हो, किसी ने छीन ली हो उससे। तो उसकी आवाज में कोई जॉय, कोई खुशी उसकी आवाज से नहीं आ रही थी। और वो क्या कहती है बहुत ही लो वॉइस में, बहुत ही दुखी होकर के, कि उसने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक वक्त उसने पेट भर के कभी उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ, इतनी गरीबी में उन लोगों ने अपने दिन गुजारे हैं। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। तो फर्दर इसी हिंदी जो टर्म हमने पढ़ा था उसका मीनिंग यही है कि उसने पूरी जिंदगी में अपने, अब उसकी इतनी उम्र हो गई है, इस पूरी जिंदगी में उसने एक टाइम भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम लोग इस चीज पे कभी ध्यान भी नहीं देते होंगे। जिस समय भी लंच बना, डिनर बना, ब्रेकफास्ट बना, हमको जितनी भूख थी हमने अपने पेट भर के खाया उसको। बट ऐसे भी लोग हैं जिनका एक सपना था कि उनको किसी एक टाइम तो अपनी लाइफ में पेट भर के खाना मिले, और उसको वो भी नहीं मिला। तो दिस इज व्हाट इज रिटन। कितनी आयरॉनिकल बात है, दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। रीप का क्या मतलब होता है? किसी चीज का फल मिलना, फल भोगना। कि मतलब इतने साल की मेहनत का उसको ये फल मिला था, उसको ये रिजल्ट मिला था कि एक टाइम का खाना तक वो पेट भर के कभी उसने अपनी जिंदगी में नहीं खाया था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड। फ्लोइंग बियर्ड मतलब इतनी लंबी दाढ़ी कि वो हवा से इधर उधर बह रही है या इधर उधर फ्लो कर रही है, इसलिए उसको फ्लोइंग बियर्ड कहा है। कि जो उसके हस्बैंड थे उस बूढ़ी औरत के, वो भी एक ओल्ड मैन थे, जिनकी ऐसे लंबी सी दाढ़ी थी और वो हवा से इधर उधर हो रही थी। तो वो क्या कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और इस बैंगल के जो काम था, जो ये जो काम कर रहे हैं बैंगल्स का, इससे मैं सिर्फ एक ही चीज कर पाया हूं कि मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनवा के खड़ा कर दिया है। इतना मैंने बस, ये मेरी एक कमाई है, या इतना मैंने अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. तो ये सुनने के बाद वाकई में कोई ये सोच सकता है, ये एक इस चीज पे बहुत ही हैरानी होगी कि अपने लाइफ टाइम में बहुत से लोग जिस चीज को करने में फेल हो जाते हैं, वो उसने अचीव कर लिया है, यानी कि उसके सर पे एक छत है। विच मीन्स कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में, जो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अपना खुद का मकान नहीं बनवा पाते, हमेशा उनको एक किराए के ही मकान में रहते आए हैं, और हमें उसी में ही उनकी जिंदगी निकल जाती है, और वो उसी में ही गुजर भी जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाए कि अपना खुद का मकान होना, वो उन्होंने एटलीस्ट इतना अचीव कर लिया है कि अपने और अपने परिवार के रहने के लिए उनके पास एटलीस्ट एक सर पे छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब ये आगे फर्दर बोलती हैं कि ये जो
उनके पास पैसे नहीं है, यानी कि जो बैंगल मेकिंग का बिजनेस है इसको कैरी करने के अलावा और उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये जो क्राई है, यानी कि ये जो रुदन है, ये जो दुख है, जो एक कहते हैं ना कि अ, ये रोना है, हर एक घर जो उस बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, हर एक परिवार में ये रोना, ये रुदन सुनाई देता है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो बस ये बैंगल मेकिंग के बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इतना भी नहीं हो पाता इससे पैसा जनरेट कि वो ठीक से खा पी सकें। तो ये जो क्राय है, ये जो दुख है, ये हर एक घर में सुनाई देता है। The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब जो यंग मैन हैं, जो युवा लड़के हैं वहाँ के, फिर उस बैंगल मेकिंग फैमिलीज के या उस कम्युनिटी के, वो भी अपने एल्डर्स के का जो लेमेंट है उसको एको करते हैं। लेमेंट का क्या मतलब हुआ? लेमेंट का मतलब होता है शोक प्रकट करना, यानी कि जो उनके एल्डर्स का, जो उनके बड़ों का दुख है यही कि हमें खाने को नहीं है, हमारे पास कुछ रहने को नहीं है, यही सेम चीज वो भी दोहराते हैं। फिर वो फर्दर ऑथर क्या कहती हैं कि ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ बहुत कम बदलाव आया है, बहुत बहुत ही लिटिल सा चेंज आया है, यानी कि फिरोजाबाद जो शहर है वो समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे नहीं बढ़ा। और आज जो यहाँ के बैंगल मेकिंग लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, उनकी हालत आज भी पथेटिक है, आज भी बहुत ज्यादा खराब है। ये जो माइंड नंबिंग टॉयल है, टॉयल का क्या मतलब हुआ? टॉयल का मतलब हुआ बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। और माइंड नंबिंग का मतलब हुआ दिमाग को सुन्न कर देना। कहने का मतलब है कि सालों से, सदियों से, जो मतलब एक जनरेशन से जो इनका ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं बैंगल्स बनाने का, इसने इनके दिमाग को नंब कर दिया है, इनके दिमाग को सुन्न कर दिया है। और जब इनका दिमाग सुन्न हो गया तो कोई भी क्रिएटिविटी या कोई दूसरा टैलेंट या कोई और सीखने की, कुछ और सीखने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उस चीज को मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो इन्होंने, अनीस जंग ने देखा कि वहां पे एक युवा लड़कों का, यानी कि यंग लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ है, यंग मेन का ग्रुप है। तो उनसे इन्होंने पूछा, अनीस जंग ने, कि आप लोग आपस में एक कोऑपरेटिव होकर के, यानी कि आपस में मिल करके इस कुछ ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं, यानी कि एक संगठन सा क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों इस चीज के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते हैं? और वो जो यंग मैन का ग्रुप था, वो कौन लोग थे? जिनके फादर्स, जिनके फोर फादर्स, यानी कि उनकी पीढ़ियां, उनके बाप दादा, हर कोई ये जो मिडिल मैन का विशेष था, विशेष मतलब दुष्ट, ये जो बुराई का सर्कल था, ये जो एक बुराई का जाल था जो मिडिल मैन ने बिछा रखा था, उसके जाल में वो, उनके फादर्स, उनके फोरफादर्स सब फंसते चले आए थे और वो खुद भी उसी में ही फंस चुके थे, उसी जाल में उनके आ चुके थे। मिडिल मैन कौन होते हैं? जो इनको हम बिचौलिया कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वो मिडिल मैन जो इनसे सस्ते दामों पे चूड़ियां में भी खरीदते होंगे, उसको महंगा करके अपनी कमीशन निकाल करके उसको दुकान वालों को बेचते होंगे, और दुकान वाला अपना प्रॉफिट रख के उसको और प्राइस बढ़ा करके कस्टमर्स को बेचते होंगे। तो ये जो मिडिल मैन है, ये इनको एक्सप्लॉइट करते थे, इनका शोषण करते थे, इनको इनकी जितना ये डिजर्व करते थे उस हिसाब से इनको पैसे नहीं मिलते थे। तो ये जो एक जाल बिछा रखा था मिडिल मैन ने, इसमें इनके बाप दादा भी फंसते चले आए थे और ये खुद भी फंस रहे थे। तो इस पे अनीस जंग इनको ये आइडिया देती है, या इनसे ये पूछती है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते हैं, अपने आप को एकत्रित, संगठित करिए, अपने आप को एक एकता से रहिए आप, और उस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए। तब इस पे वो लोग क्या बोलते हैं? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब वो इस पे क्या बोलते हैं? जो वो यंग मैन जो वहां पे ग्रुप है, वो बोलता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए, अगर हम साथ में होकर के इसके खिलाफ कुछ करना भी चाहें, तो हम ही लोग वो होंगे जिनको पुलिस के द्वारा हॉल किया जाएगा। हॉल मतलब घसीट करके ले जाया जाएगा, यानी कि हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है, और हम अगर ऑर्गेनाइज होकर के इसके खिलाफ कुछ करेंगे तो हम ही वो लोग होंगे जिनको पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी, जिसको पुलिस
पीटेगी, उनको हम लोगों को मारेगी, हमको ड्रैग करेगी, हमको घसीटेगी, जेल ले जाएगी और हमारे ऊपर ऐसा कोई इल्जाम डाल देगी कि जैसे कुछ इलीगल हम कर रहे हो, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि हाँ ऐसा हमको शो करेगी कि हमने कोई इलीगल काम किया है और नहीं होगा तो हमारे ऊपर कोई इलीगल काम करने का झूठा इल्जाम लगा करके हमको जेल में डाल देगी। ये जवाब उन लोगों ने दिया। मतलब कहने का है कि वो ऐसे बेचारे लोग हैं जिनकी मदद कोई नहीं करने के लिए आया था, ना गवर्नमेंट उनकी कोई मदद कर रही थी, ना पुलिस वाले ही उनकी कोई मदद कर रहे थे। अगर वो अपने खिलाफ अपने लिए कुछ खड़े भी होते हैं, आवाज भी उठाते हैं किसी और के खिलाफ, तो भी उन्हीं को ही सजा मिलेगी उस चीज की। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. अब उनके बीच में कोई उनका कोई नेता नहीं था, कोई उनका लीडर नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके कि वो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देख सके, कुछ अलग तरीके से चीज़ों को देख सके या कुछ और भी सोच सके। उनके फादर्स जो थे वो भी उतने ही थक चुके थे इन सब चीज़ों से जितना वो खुद, यानी कि ये सब देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वो सब अब एकदम हार मान चुके थे, थक चुके थे और इसी को ही उन्होंने अपनी किस्मत समझ लिया था, ये बैंगल मेकिंग के काम को। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल। अब ये स्पाइरल का मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही पिक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया था, दिस इज स्पाइरल, इस चीज को स्पाइरल कहते हैं, ठीक है। तो वो घूम घूम के कहने का मतलब है एक स्पाइरल में वो एंडलेसली बोलते जाते थे, यानी कि उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक था और घुमा घुमा करके घूम फिर के वो एक ही बात करते थे। और वो क्या बात करते थे, वो गरीबी से लेके एपथी तक, एपथी से ग्रीड, ग्रीड से इनजस्टिस, बस इसी 4 टॉपिक्स के बीच में घूमते रहते थे। एपथी का क्या मतलब होता है, उदासीनता, यानी कि बहुत ज्यादा उदासी जिसको हम कहते हैं, कि किसी चीज का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई एंथुसियाज्म, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, या किसी चीज को हम बॉदर ही नहीं है, हमें कोई चीज डिफरेंस ही नहीं करती है। मतलब हाँ ठीक है हमारे साथ अन्याय हो रहा है फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो रहा है, कोई इस चीज का जज्बा ही नहीं है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो चीजें हैं, उनको कुछ भी समझाओ, वो एक स्पाइरल की तरह गोल 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 घूमते हुए, पहले वो अपनी गरीबी की बात करेंगे, फिर वो अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे कि हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर वो लालच के बारे में बात करेंगे कि मिडिल मैन अपने लालच में उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या वो खुद ग्रीड के जाल में फंस चुके हैं कि जितना भी पैसा मिल जाए उतना बहुत है, और फिर वो अपने साथ हो रहा है अन्याय के बारे में बात करेंगे। तो बस इन टॉपिक्स के अलावा और वो कोई बात नहीं करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब फर्दर अनीस जंग कहती हैं कि जब मैंने उनकी बात सुनी, उनकी ये सारी बातें जो गोल गोल घूम के एक ही तरह की बात कर रहे थे, तो मैंने ये पाया, मैं जो देख रही थी, मैं 2 अलग अलग तरह की दुनिया देख रही थी। One of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians. अब वो कहती हैं कि मैं उनकी बातें सुनने के बाद मैं 2 अलग अलग दुनिया देख पा रही हूँ। एक तरफ वो दुनिया है जिसमें एक फैमिली है जो कि गरीबी के जाल में फंस चुकी है, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, यानी कि बैंगल मेकिंग वाली कास्ट में, उसका जो स्टिग्मा है, उसका जो कलंक है, उसके बोझ तले वो दबे हुए हैं कि उनको बैंगल मेकिंग वाली फैमिली में वो पैदा हुए हैं, तो वो सारी जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिर्फ बैंगल मेकिंग करेंगे, वो और कुछ सोच ही नहीं सकते। तो एक तरफ ऐसी फैमिली है और सदियों से, जनरेशन से वो गरीब के गरीब ही हैं। तो एक तरफ इस तरह की फैमिली है जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ एक विशियस सर्कल है, एक बुराई का जाल है, किन किन लोगों का, साहूकार्स का। साहूकार यानी कि जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं, साहूकार जिनको कहते हैं। दूसरी तरफ ये बुराई का जाल फैला है जिसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, साहूकार हैं, उसमें मिडिल मैन, ये बिचौलिए हैं, पुलिस वाले शामिल हैं, कीपर्स ऑफ द लॉ यानी कि जो कानून के रक्षक हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो ऊंची ऊंची पोस्ट्स पे, ऊंची ऊंची पोजीशंस पे बैठते हैं, जैसे कि आईएएस पीसीएस हो गए, ये सब ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस जो नेता है, यानी कि इतने बड़े बड़े लोग, इन सब लोगों का एक तरफ ये बिछाया हुआ जाल है, ये एक विशिष्ट सर्कल है, और दूसरी तरफ इस तरह की फैमिलीज हैं जो इतनी गरीबी में ये कलंक लेके ही जी रही हैं कि वो जिस कास्ट में पैदा हुई हैं
उनको वही काम करना है। तो दो अलग अलग बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग दुनिया है। एक तरफ एक के साथ इतना अन्याय हो रहा है और दूसरी तरफ जो अन्याय कर रहा है वो कितने मजे में जी रहा है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. मिल करके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सारे लोग जितने हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, साहूकार, इन सब लोगों ने जो जाल फैलाया, एक साथ मिल करके उन्होंने एक बच्चे के ऊपर, ये बैंगल मेकिंग के जो घरों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक ऐसा बैगेज, एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको वो चाह करके भी कभी उस बोझ को नीचे नहीं उतार सकते। और वो किस चीज का बोझ है कि तुम सिर्फ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम सीखोगे और सारी जिंदगी तुम्हें बैंगल मेकिंग ही करनी है। ये बोझ उनके ऊपर लाद दिया है बैंगल बनाने का, और उनको वो ऐसा बोझ उनके ऊपर लादा है कि वो चाह के भी उसको नहीं उतार सकते, वो चाह के भी कुछ और नहीं सोच सकते। बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और होता क्या है कि बचपन से इन बच्चों को चूड़ी बनाने के काम में लग जाते हैं। तो जब जैसे जैसे वो, जब तक कि वो उस उम्र में पहुंचते हैं कि वो कोई चीज को समझ सकें या अवेयर हो सकें या कुछ उनका दिमाग किसी और तरफ जा सके, वो इस चीज में ऑलरेडी बैंगल मेकिंग में बहुत आगे निकल चुके होते हैं और इस चीज को उतने ही स्वाभाविक तरीके से, उतने ही नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे उनके पिता ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी किस्मत है, यही मुझे करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और अगर कुछ भी इन लोगों ने बैंगल मेकिंग के अलावा और कुछ किसी चीज को किया या करने की कोशिश की, किसी और काम में, किसी और प्रोफेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाया, इसका मतलब है डेयरिंग करना। इसका मतलब है कि तुमने जुर्रत की किसी और काम को करने की, तुमने कैसे डेयरिंग की। एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और डेयरिंग करना इनकी परवरिश में सिखाया ही नहीं जाता। यानी कि जो बैंगल मेकिंग फैमिलीज के बच्चे हैं, इनको ये सिखाया ही नहीं जाता है, जब इनको बड़ा किया जाता है, इनको पाला पोसा जाता है कि तुम डेयरिंग या साहस किसी चीज का रखो या साहस दिखाओ किसी चीज को करने में। तो कोई और चीज ये लोग सोचते नहीं है, इसी को ही अपनी किस्मत, अपनी तकदीर मान लेते हैं। फिर फर्दर वो क्या कहती हैं ऑथर, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब वो कहती है कि जो ये डेयरिंग है, साहस दिखाने का की जो झलक है, एक जो फ्लैश है, एक जो चिंगारी है डेयरिंग की, साहस की, जब उसको मैंने मुकेश में फील किया कि मुकेश में एक साहस है, एक डेयरिंग करने का, विरोध करने का उसके अंदर एक चिंगारी है, तो मैं बहुत खुश हुई इस चीज को देख के। I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. अब वो फिर से रिपीट करता है अपनी बात और कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूं, मैं तो कार मैकेनिक बनूंगा। और इस पे वो कहता है कि वो गैराज जाएगा और गैराज जा करके मोटर मैकेनिक का काम वहां पे सीखेगा, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो इस पे वो कहता है कि वो चल के जाएगा, वो वॉक करके जाएगा, और भले ही दूर हो वो वॉक करके गैराज तक जाएगा और गैराज में जा करके मोटर मैकेनिक वाला काम सब सीखेगा। वो इस बात पे इंसिस्ट करता है। तो इस पे वो ऑथर जो है अनीस जंग, वो और उससे फर्दर क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम ये भी सपना देखते हो कि तुम एक दिन प्लेन उड़ाओगे, यानी कि पायलट बनने का। उससे कहती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का, एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। तो ये सुनने के बाद वो अचानक से चुप हो जाता है मुकेश। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। इन a स्मॉल murmur देयर इज एन embarrassment दैट हैज नॉट येट turned into regret। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ही मर्मरिंग करते हुए, यानी कि बहुत ही फुसफुसाते हुए नो कहता है। तो उसके जो ये नो है, मे बी उसको एरोप्लेन के बारे में या प्लेन या पायलट इन सब चीजों के बारे में पता ना हो, या वो जानता ही ना हो कि प्लेन क्या होता है। तो वो बस धीरे से नो कहता है, ऐसे फुसफुसाते हुए। तो उसका जो नो है, ये जो मर्मर करते हुए, इसमें एम्बैरेसमेंट जरूर है, यानी कि उसको में शर्मिंदगी जरूर दिख रही है उसके ना कहने में, कि मे बी वो शर्मिंदा हो या उसको शर्म लग रही हो कि उसको प्लेन के बारे में नहीं पता है। लेकिन वो एम्बैरेसमेंट, वो शर्मिंदगी अभी तक पछतावे में नहीं बदली है, रिग्रेट में वो नहीं चेंज हुई है। यानी कि पछतावा होना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता, या अब मैं प्लेन नहीं उड़ा पाऊंगा, अब तो बहुत लेट हो चुका है, अब तो मेरी किस्मत यही है। इस तरह की जो भावना है, ये उसके अंदर अभी तक देखने को नहीं मिली है। सिर्फ उसको इस बात का एम्बैरेसमेंट जरूर है कि हाँ, उसने प्लेन नहीं
कभी उड़ाया या वो प्लेन के बारे में नहीं जानता है. ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही विल सी hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद. अभी लास्ट लाइंस का क्या मतलब है कि वो जो है वो बहुत ज्यादा कंटेंट था, बहुत ज्यादा वो इस चीज को लेकर के मोटिवेटेड था कि वो कार का चलाने का या कार ड्राइव करने का, मैकेनिक बनने का उसने जो सपना देखा था, जो और वो जो कार्स उसको चलाने का सपना उसको कहाँ से आया था कि जो उसका टाउन था फिरोजाबाद की सड़कों पे उसने कारों को दौड़ते हुए देखा था और वही देख करके उसको कार ड्राइव करने का या मोटर मैकेनिक बनने का सपना उसने देखा था कि वो भी ये काम करेगा. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. अभी जो लास्ट लाइन है ये बहुत ही हिडन टाइप की लाइन है कि कुछ एयरप्लेन्स जो हैं, कुछ प्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं या उड़ते हुए जाते हैं. इसका क्या मतलब है? लास्ट में ये कहने का मतलब है कि जिस तरह उसने अपने शहर फिरोजाबाद में कारों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा या चलते हुए देखा और उससे उसने ये सपना देखने की जरूरत की या ये सपना देखने का उसमें साहस आया कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वैसे ही कुछ एयरप्लेन्स जो हैं वो फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं कि मे बी आगे जाकर के जब वो प्लेन्स को उड़ते हुए देखे तो उसके अंदर पायलट बनने का ड्रीम भी क्या पता जाग जाए और वो इस चीज में अपने आप इस चीज को अचीव करने के लिए वो उसकी तरफ मेहनत करे. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. वन लाइनर्स देख लेते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड. हु इज मुकेश एंड वेयर डज ही लिव? मुकेश कौन है और वो कहाँ रहता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. ही इज अ बॉय लिविंग इन फिरोजाबाद, अ टाउन फेमस फॉर बैंगल मेकिंग. फिरोजाबाद नाम के शहर में रहता है, एक ऐसा शहर जो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है. वॉट डज मुकेश वॉन्ट टू बिकम वेन ही ग्रोज अप? क्या बनना चाहता है मुकेश जब वो बड़ा होगा? He wants to become a motor mechanic. वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है. What kind of industry does Mukesh work in? किस तरह की इंडस्ट्री में वो काम करता है? He works in the glass blowing industry. ग्लास कांच की इंडस्ट्री में, बैंगल बनाने की इंडस्ट्री में वो काम करता है. Why is Mukesh's town famous? क्यों उसका शहर बहुत फेमस है? It is famous for bangle making industry. फिरोजाबाद उसके शहर का नाम है. What are the living conditions like for Mukesh's family? मुकेश की फैमिली की किस तरह के हालात है, कैसी लिविंग कंडीशंस में वो लोग रह रहे हैं? They live in a house with crumbling walls, no windows, among poverty and squalor. वो लोग एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे एकदम जर्जर सी क्रम्बलिंग सी दीवारें हैं, कोई खिड़की नहीं है, बहुत ही पॉवर्टी और स्क्वालर. स्क्वालर मतलब होता है बहुत ही गरीबी सा दिखना, मतलब मैले कुचैले कपड़े पहनना. बेसिकली इसलिए क्योंकि इंसान गरीब है, उसके पास धुले कपड़े या अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं है. उस चीज को हम स्क्वालर कहते हैं कि गरीबी और स्क्वालर के बीच में वो लोग रहते हैं इस तरीके से, ऐसे घरों में जहाँ पे ना ठीक से दीवारें हैं ना सही खिड़कियां तक नहीं है. इस तरह की कंडीशंस में मुकेश की फैमिली रह रही है. हाउ डू मुकेश पेरेंट्स मेक अ लिविंग? उसके पेरेंट्स कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं? दे वर्क एज बैंगल मेकर्स. एक ट्रेडिशनल फैमिली का उनका ऑक्यूपेशन है ये. व्हाट Why are children like Mukesh not supposed to work in the glass furnaces? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये. क्यों उनको ग्लास फर्नेसेस में काम करना, दे आर नॉट सपोज टू डू दैट? Because it is illegal for children to work in the hazardous glass furnaces. उस glass furnaces में वो जो डिंजी से सेल्स हमने पढ़े थे ना, अंधेरे कमरे, वहां पर उनको काम करना इलीगल है. लेकिन फिर भी वो ऐसा काम क्यों करते हैं? ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. उनकी गरीबी की वजह से और उनके पास कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो कुछ और कर सकें, इसीलिए वो बच्चे मजबूर हैं वहां पे काम करने के लिए. What is Mukesh's attitude towards his dream of becoming a motor mechanic? वो जो उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना है उसकी तरफ उसका कैसा एटीट्यूड है मुकेश का? He is determined to pursue his dream despite the challenges he faces. कि जितने भी challenges वो फेस कर रहा है, जो भी उसके सामने चुनौतियां आ रही हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है. हाउ डू द यंग मैन इन फिरोजाबाद व्यू देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स? फिरोजाबाद के जो यंग मैन हैं वो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, यानी कि अपनी भविष्य की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? यानी कि ये जो यंग मेन हैं फिरोजाबाद के, जो बैंगल मेकर्स हैं,
Many young men in Firozabad, they feel trapped in a cycle of poverty and exploitation. ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो यंग मैन है ये फील करते हैं कि ये गरीबी के और शोषण के जाल में फंस चुके हैं और इम्प्रूव करने के लिए इनके पास बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इनके पास ज्यादा कोई मौके नहीं है कि ये और किसी चीज के बारे में सोच सके, और ये इस चीज को अपनी डेस्टिनी मानते हैं और अपने फादर्स की तरह ही बहुत ही नेचुरली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाउ डज मुकेश फील अबाउट हिज फैमिलीज ऑक्यूपेशन एज बैंगल मेकर्स? अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि मुकेश कैसा महसूस करता है अपनी फैमिली के ऑक्यूपेशन के बारे में, जो बैंगल मेकर्स मेकिंग है उसके बारे में मुकेश को क्या कैसा महसूस होता है? He does not seem very enthusiastic about continuing the family's bangle making tradition and dreams of a different future. कि मुकेश जो है वो ये बैंगल मेकिंग का जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है उसके परिवार का, उसको लेके बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड एक्साइटेड नहीं है, और वो एक दूसरा भविष्य के बारे में कल्पना करता है, एक दूसरे भविष्य का सपना देखता है, और वो क्या है, मोटर मैकेनिक बनने का। अभी हम ग्लॉसरी पे आ गए, सारे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, इनको मैंने आपको ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा, जैसे कि ये शैक वर्ड है, अ सिंपल स्मॉल एंड ऑफन पुअरली बिल्ट हाउस और शेल्टर। तो मैंने आपसे कहा ही था कि बहुत सिंपल सी इंग्लिश में इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, और साथ में ये आपका प्रोनाउंसिएशन है कि हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, शैक। ओके, प्राइमेबल है तो प्राइमेबल, इस तरह से यहाँ पे इन सबके मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस दिए हुए हैं। आप जब चाहें यहाँ आकर के इसको देख सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, और कभी भी इसका मीनिंग देख सकते हैं। इन ये सारे वर्ड्स मुझे जो लगे थे वो हैं। आपको अगर कोई वर्ड का मीनिंग जानना हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हो और जो स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम माय वीडियोस। बने रहिए इंग्लिश ओवर चाय के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, लाइफ एंजॉय करिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।